नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बिगिंस में। आप मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आज फेज़ 3 से के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं जनरल अवेयरनेस के, उसको मैं आज लेकर के आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी का। अभी 7th फेज़ होने वाला है एग्ज़ाम, आपका 23 ऑफ जुलाई से ये शुरू हो जाएगा पेपर, ठीक है। और ऐसे में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप इन प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें अगर सिर्फ रिवाइज करके जाते हैं तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और उसके आधार पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको मैंने ऑलरेडी करा के रखा है, तो वहाँ से भी आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन से काफ़ी अच्छा फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और इसके अलावा ट्विटर और टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस वीडियो की जो भी पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देता हूँ, तो वहाँ से आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी। प्रश्नों को आप सही ढंग से याद कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये प्रश्न है और कुल यहाँ पर मैं 145 प्रश्न लेकर के आया हूँ, है ना। फेज 3 में जितने भी क्वेश्चन जीके के बन सकते थे, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ लेके आया हूँ और वो लगभग 145 है। तो ऐसा लगभग सारा प्रश्न मुझे मिल गया है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है कालबेलिया नृत्य को लेकर। देखो, नृत्य से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप नृत्यों को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। खासकर जो राजस्थान और उड़ीसा के साथ साथ गुजरात और पंजाब हरियाणा की जो डांस होती है, यहाँ से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे असम से भी पूछे जाते हैं। तो जितने भी लोक नृत्य होते हैं जो फेमस होते हैं, उन्हें जरूर आप याद रखें। तो कालबेलिया जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? राजस्थान का है। इसके अलावा यहाँ पे घूमर डांस भी होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन रही हैं? तो ये है नीता अंबानी जी, ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है, सहायक संगठन किसके द्वारा तैयार किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। देखो क्या है कि मैं इन प्रश्नों को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, इनके सिर्फ प्रश्नों को प्रश्न और उत्तर बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 145 प्रश्न है, इसलिए सिर्फ प्रश्न ही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसकी जो डिटेलिंग है और इससे संबंधित जो प्रश्न है, मेरे दूसरे वीडियो में मैं उसको करा देता हूँ। जो जीके का डोज एक हर रोज है, यहाँ पे आई बटन में आप क्लिक करके देख लीजिए, यहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जीके का डोज एक हर रोज, वहाँ पर मैंने हर एक टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में आ सकते हैं और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को मैंने वहाँ कराया हुआ है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर सहायक गठबंधन के किसके द्वारा तैयार किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? काफी विवादित ये एक त्योहार है, जो कि अभी के टाइम पे तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु के जो लोग होते हैं वो वहाँ पर बुल फाइटिंग की जाती है। एक तरीके से देखा जाए तो एक बुल को काफ़ी ज़्यादा उसको मंदिरा शराब वगैरह पिला करके उसको नशे में किया जाता है, फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है भीड़ द्वारा। उसमें कई लोगों की जान चली जाती है, जानवर को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, मुगल सम्राट जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी, तो वो थे शाह आलम द्वितीय, जो कि बक्सर युद्ध के बाद हार गए थे और इसके बाद उन्हें ये सब देना पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? नवंबर 2017 में। एक्चुअली ये जो एजेंसी होती है वो एग्ज़ाम कराती है किसका? जेई का जो एग्ज़ाम होता है ना, जूनियर इंजीनियरिंग हो गया या फिर आईआईटी जेई हो गया, तो इन सभी जो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है उनको ये कराने का काम करती है। चलिए अगला प्रश्न है, 18वें एशियाई खेल आयोजित कहाँ हुए थे? है ना, एशियन गेम्स को लेकर के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनमें जो भी गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता था, स्वर्ण पदक जीते थे या फिर ब्रॉन्ज मेडल, या फिर कौन कौन से प्लेयर ने किस किस पदक को जीता था, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनको आप जरूर याद रखें। तो 18वें एशियाई खेल जो था वो जकार्ता के पालेमबांग में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, फोर्ब्स हाई एट पेड फीमेल एथलीट 2020 कौन थी? तो वो थी नाओमी ओसाका, ठीक है। हाईएस्ट पेड है ना, ये बैडमिंटन के सॉरी ये खेलती हैं, टेनिस खेलती हैं, ठीक है। टेनिस में आपने देखा होगा मेनली जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें यूएस ग्रैंड स्लैम होता है, इसके अलावा
फ्रेंच ग्लैम स्लैम होता है, ऑस्ट्रेलियन होता है और विंबलडन होता है। तो इन सभी विंबलडन में नाओमी ओसाका ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और इसके अलावा ये फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड फीमेल में से इनको सूचित भी किया गया था। फोर्ब्स जो है ना वो दुनिया की जो भी हस्तियां जो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाती हैं, नामी गिरामी कौन जो रिचेस्ट है, जैसे लिस्ट आता है ना कि दुनिया की सबसे ज़्यादा धनी आदमी कौन है ना, जेफ बेजोस का नाम आ जाता है। वैसे इंडिया में बात करें तो अनिल अंबानी का आता है। तो ये जो फोर्ब्स है ना वो इस तरह के डाटा को यहाँ पे देती है। तो उसके द्वारा ये रिलीज़ किया गया था। दुनिया की हाईएस्ट पेड वुमेन में से एथलीट वुमेन कौन थी, तो नाओमी ओसाका थी। चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो बैरन आइलैंड है। ठीक है, बंजर नहीं है, बैरन आइलैंड है। ठीक है, आप इसको याद रखें। अंडमान इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड अंडमान एंड निकोबार में है। 2019 में अंतरिम वित्त मंत्री कौन थे, तो पीयूष गोयल थे। ये पुराना क्वेश्चन है। अभी के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, आपको पता होना चाहिए, निर्मला सीतारमण जी हैं। और अभी के रिशफल जो हुआ था कैबिनेट मिनिस्ट्री, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है कि नए नए सिरे से जो मंत्री को सिलेक्ट किया गया है, बनाए गए हैं कैबिनेट मंत्री, कौन कौन से नए नए कैबिनेट मंत्री बने हैं, किसका पदभार चेंज किया गया, किसने इस्तीफा दिया है, वो सारा डिटेल मैंने अपने वीडियो में करा रखा है। उसे भी आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पहली पशुधन जनगणना किस वर्ष की गई थी ना, पशुओं की जनगणना भी होती है भारत में। तो ये सबसे पहले 1919 से 1920 में शुरू की गई थी। जिस तरीके से हर 10 साल में सेंसस होता है, भारत की जनसंख्या को काउंट किया जाता है, उसी तरीके से पशुओं को भी जनसंख्या को गिना जाता है। आईपीएल 2020 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन था, तो इनका नाम था जोफ्रा आर्चर। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था, है ना। देखो पहले वायसराय की बात की गई है, जबकि इसके पहले जो था भारत में हुआ करते थे कौन, गवर्नर। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल हुआ करते थे, फिर वायसराय हो गए, और वायसराय के बाद दोबारा गवर्नर जनरल के पद भी हुआ करती थी। तो ऐसे में काफ़ी चेंजेस हुए थे, तो इनको नाम को आपको याद रखना है। इसकी एक लिस्ट मेरे पास है, ऑलरेडी तैयार है, मैं उसको वीडियो जरूर डाल दूंगा कि भारत का पहला गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर जनरल कौन था, फिर भारत का पहला वायसराय कौन था, अंतिम वायसराय कौन था, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन था, वो सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा, अगर आप मोटिवेट करते तो डेफिनेटली मैं उसे लेकर के आऊँगा। चलिए अगला प्रश्न है, पुस्तक के लेखक कौन से पुस्तक, द एंड एंड इमेजिनेशन, द एंड ऑफ इमेजिनेशन के लेखक कौन है, तो अरुंधति राय हैं। इनके द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि ये बुकर प्राइज से सम्मानित हो चुकी हैं, इसलिए इनकी किताबें काफ़ी ज़्यादा फेमस होती हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इन्हीं की बुक है, और इस तरीके से इनकी किताबें काफ़ी फेमस होती हैं, इन्हीं के जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बनेश्वर मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पर, तो राजस्थान राज्य में डूंगरपुर जिला में ये मेला आयोजित किया जाता है, बनेश्वर मेला। आपको इस प्रश्नों को करके अंदाजा एक मिल जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या टॉपिक आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, और यहाँ पे के जो प्रश्न है वो रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए आप इन्हें जरूर याद रखें। कौन सी नदी महाबलेश्वर के पहाड़ों से होकर गुजरती है, तो कृष्णा नदी है, महाराष्ट्र में बहती है, महाबलेश्वर से निकल करके वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। अगला प्रश्न है, HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो बैंकों के मुख्यालय से मैंने फेज 5 और 4 ऑलरेडी करा रखा हूँ ना। 5 फेज में से मैंने 95 क्वेश्चन लगभग कराए थे, 80 से ज़्यादा था, और फेज चौथे वाले फेज में मैंने लगभग 75 क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं, उसमें से आप देख सकते हो कि मुख्यालयों के नाम जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। HDFC बैंक का पूछा हुआ है, तो इसमें क्या था, मुंबई इसका मुख्यालय है। चलिए नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया, देखिए जो आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार का, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा वहाँ पर एक तरीके का काफ़ी अच्छा वर्क किया गया था, जब ब्रिटिश इंडिया के साथ उनका वॉर हो रहा था एक्चुअली 1942 में, तो उनके ही नाम पर उस द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया है। ठीक है, और वहाँ पे 2 द्वीप और हैं, उन द्वीपों का भी नाम वहाँ पे चेंज कर दिया गया है, जिसमें से एक द्वीप का नाम रखा गया था सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही उसको रखा गया है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है, इंडियन बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है ना, इंडियन बैंक का विलय किया गया इलाहाबाद बैंक में। आजकल बैंकों का मर्जर बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए इनको भी याद रखना जरूरी है। तो इंडियन बैंक का विलय जो है वो इलाहाबाद बैंक में हो चुका है। राष्ट्रपति चुनाव भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा है,
तो 1954 में ये पूछा जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, जो भी हैं, एक्चुअली इनका जो आर्टिकल होता है 52 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और अप्रॉक्स 63 तक जाता है, ठीक है। तो ये सभी जो आर्टिकल्स हैं मैंने ऑलरेडी अलग से एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डिटेल में सब कुछ बताया है, और उसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों पर मैंने कुल 60 प्रश्न कराए हुए हैं। तो उन 60 प्रश्नों को आप जरूर देख लें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, IPL 2020 कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो उत्तर है 8, है ना। कुल 8 टीमों ने IPL में पार्टिसिपेट किया था। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? जैसे पृथ्वी का एक चंद्रमा है जिसका नाम है मून, है ना, मून ही नाम है, वैसे ही मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है जिनका नाम है फोबोस और डिमोस। तो आपको ये याद रखना है, मून के मार्स के 2 चंद्रमा है फोबोस और डिमोस। चलिए अगला प्रश्न है, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मोलेम नेशनल पार्क से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जीके की डोज एक हर रोज में। मैंने भारत में जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उन सभी को मैं ऑलरेडी करा रखा हूँ, आप उन्हें जाइए और वहाँ पे जरूर देखिए। तो देखो ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, मैं उनको अलग से करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर सारे नेशनल पार्क को बताने लग जाऊँगा तो वीडियो ऑलरेडी इतना ज़्यादा क्वेश्चन है तो ये काफ़ी लंबा होने लग जाएगा ना, वैसे में आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अभी मैं प्रश्नों करा रहा हूँ, इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सब मैं ऑलरेडी करा रखा हूँ, आप उन्हें जाकर देख लीजिए। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? गोवा में है। चलिए अगला प्रश्न है, DRDO की स्थापना वर्ष क्या था? तो 1958 में DRDO को स्थापित किया गया था, 1958 में यहाँ पे स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी कौन है? तो अरब सागर की रानी को कोच्चि बोला जाता है, कोच्चि, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है? ONGC का मुख्यालय है दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान सभा को कब अपनाया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनाया कब गया था और लागू कब किया गया था, दोनों में फर्क होता है। देखो इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, लेकिन ये अंतरिम रूप से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इन दोनों में फर्क होता है, लागू के लिए पूछा जाएगा तो 1950, और अगर अपनाया कब गया था तो 26 नवंबर 1950 को। अगला प्रश्न है, किस देश का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है? तो आपको ऑलरेडी पता है भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है, और वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो सबसे छोटा संविधान वहाँ पे है। UNSC के स्थायी सदस्यों के नाम बताइए। यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए कुल 5 सदस्य हैं जो वहाँ पर स्थायी हैं, जिसमें से USA है, और 5 में से देखो USA है, UK यानी कि ब्रिटेन, रूस है, चीन है और फ्रांस है। ये 5 सदस्य हैं जो स्थायी है, और उसके अलावा 15 सदस्य हैं जो अस्थायी हैं, ठीक है। तो वीटो जो पावर होता है वो स्थायी सदस्यों के पास में ही होता है। अच्छा, ये स्थायी सदस्य हमेशा के लिए हैं, जबकि अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो 2 साल के लिए बनते हैं, हर 2 साल पे वो चेंज हो जाते हैं। फिलहाल भारत इसका भी सदस्य बना हुआ है, ठीक है। तो आप इस स्थायी सदस्यों के नाम जरूर याद रखें, US यानी अमेरिका, UK यानी ब्रिटेन, रसिया, चीन और फ्रांस, ये स्थायी सदस्य हैं। इसमें कई बार जापान को और जर्मनी को लेकर के कन्फ्यूजन होता है। जापान और जर्मनी दोनों ही स्थायी सदस्य नहीं हैं। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो ये है अल-बरूनी, ठीक है। एक ये हिंदू लेखक थे और इन्होंने उसकी रचना की है। संसद का संयुक्त सत्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 108 के। संयुक्त सत्र को बुलाता कौन है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। भारत का राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो उसको अध्यक्षता करते हैं। तो ये तरह के क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। आगे देखिए, PDF का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है PDF। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, माजुली। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, एक्चुअली रिपीटेड है, NTPC में भी कई बार पूछ दिया गया इसको। तो माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये पूछा गया, देखो डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछ रहा था, ये पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे या दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो माजुली द्वीप हो गया। या फिर माजुली द्वीप कहाँ पर है वो पूछा जा सकता है, तो असम में है। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र में है। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, RK लक्ष्मण किस क्षेत्र से संबंधित है? RK लक्ष्मण ये भारतीय कार्टूनिस्ट है, चित्रकार और हास्यकार हैं।
ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज क्या, भारत के लिए रास्ता खोजा था इन्होंने। भारत तो ऑलरेडी ही था, ऐसा थोड़ी ना था कि इन्होंने आकर भारत को डेवलप किया बनाया। इनके पहले यहाँ पर लोग रहा करते थे ऑलरेडी। ठीक है, तो वास्को डिगामा ने क्या किया था, ब्रिटेन से चलकर समुद्र का रास्ता ढूंढा था भारत तक पहुंचने का, इसलिए इनको बोला जाता है भारत की खोज की थी। चलिए अगला सवाल है, प्रलय प्रत्यय में ऑल किस समूह से है ना। द सफिक्स इन इंक्लूड्स ऑल किससे है, तो ऑल जो होता है वो किससे होता है, एल्डिहाइड से संबंधित होता है। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल सम्राट धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ब्रह्मोस किन दो देशों द्वारा बनाया गया है? तो ब्रह्मोस, देखो ब्रह्मोस में दो नदियों के नाम से इसकी रचना की गई थी। भारत की जो नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और रूस की जो नदी है उसका नाम है मोशी रिवर। ठीक है, मोश रिवर। तो ये दोनों ब्रह्मपुत्र और मोश रिवर दोनों को मिलाकर इसको बना दिया गया ब्रह्मोस, जो कि भारत और रशिया का एक ज्वाइंट सेशन था, इसके अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है। अब इंडिया इसे खुद ही डेवलप कर लेता है। हाल ही में किसने विश्व व्यापार संगठन से इसके प्रमुख रूप से इस्तीफा दे दिया है? तो रॉबर्ट ऑज़वेदो इसके चीफ हुआ करते थे WTO के, उन्होंने अब इसका इस्तीफा दे दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, रेशम से उत्पन्न होता है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो देखो कोकून नाम का एक रेशम का कीड़ा होता है और उसी के कोकून से ये उत्पन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे, इसीलिए वहां पे जो उसका साइंस लेबोरेटरी है उसका नाम भी रखा गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इसरो। चलिए अगला प्रश्न है, FTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको पता है फाइबर टू द परमिसेस। ठीक है, फाइबर टू द परमिसेस FTT का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, इनगैनाइट माइंड्स ऑथर किसका नाम है? तो वह है APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया? तो मेघदूत देखो कालिदास के द्वारा लिखी गई। सही प्रश्न पूछे जाते हैं, मेघदूत हो गया, ज्ञान विज्ञान शाकुंतलम हो गया। ठीक है, और भी इनकी बहुत सारी किताबें हैं उनके द्वारा इनकी लिखी गई है, वो सब पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है, वन क्वेश्चन रिलेटेड जालियांवाला बाग मैसेकर से संबंधित था। आपको पता होना चाहिए जालियांवाला बाग जो था 1919 की एक बहुत ही भयंकर घटना थी, जिसमें निहत्थे लोगों पर जो जनरल डायर था उसके द्वारा गोलियां चलवा दी गई थी। तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद GST से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि GST का फुल फॉर्म क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और उसको लागू कब किया गया था, है ना, इस तरह के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। वन क्वेश्चन फ्रॉम द मोमेंट वेयर वर गिवन टू बी द अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर से संबंधित था, किसी चीज को ऑर्डरिंग करनी थी, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा रीड डाटा बुक कंटेंट्स, है ना, रीड डाटा बुक के बारे में आपने भी सुना होगा। वो क्या होता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब लुप्त प्राय जीव, जो ऐसे जीव जो लुप्त प्राय हैं, मतलब एकदम से खत्म हो गए हैं, अब वो बचे नहीं हैं, तो ऐसे जीवों को लिस्ट में रखा जाता है, रेड डेटा लिस्ट में। ठीक है, तो उसके लिए है ये अलग से क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का लैंडलॉक देश को, लैंडलॉक यानी कि चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ देश, जो कोई भी क्या नहीं हो, समुद्र के साथ उसका किसी भी तरह का संपर्क ना हो, ऐसे देश को लैंडलॉक कंट्री बोला जाता है। तो ये जो लैंडलॉक कंट्री है ये कौन सी है? तो लेसोथो, दुनिया का सबसे दक्षिणी भू अवध देश भी है और पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वच्छता हवा के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 सितंबर को दिवस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दिवस का भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप जरूर इसे जाकर देखिए। चलिए अगला प्रश्न है, कौन योजना 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना? देखो अभी इसके पहले ही मैंने पढ़ाया था ना, 4th फेज में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, और ये दोबारा से ये सेम डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है कि NTPC में जो प्रश्न है ना वो रिपीट हो रहे हैं। आप इसे ध्यान से पढ़िए, मैं 100% गारंटी दे कहता हूँ कि यहाँ से अगर आपने ये सारे फेजेस जो मैंने कराया है ना, तो उसमें 5 से 10 क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे और आप एक अच्छा गेन कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना कहाँ से देता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना यानी मनरेगा से प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रथम 5 वर्षीय योजना की बात की गई है। इसमें क्या रखा गया था? प्रथम 5 वर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ था
और इसमें कृषि को ध्यान में रख करके इसको चालू किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना, देखो एक ही पेपर में 2 बार पंचवर्षीय योजना को लेकर के पूछ दिया गया है। तो देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य फोकस क्या थे, तो देखो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था जीवन नागरिकों के लिए बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करना और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों का योगदान करना, ये इसका योजना था। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के 2007 तक चली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सॉरी 2002 से नहीं, 2007 से 2012 तक चली थी 11वीं, और 12वीं जो थी वो 2012 से 17 तक चला था। उसके बाद ये योजना आयोग को खत्म करके वहाँ पे नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। हाइट ऑफ K2 माउंटेन है ना, K2 जो गोंडवा अस्टीन भी के नाम से भी जाना जाता है इसको, ये काराकोरम रेंज में है, एकदम से जम्मू कश्मीर के एकदम नॉर्थ में है, वहां पर ये K2 है, और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 8,611 मीटर है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी में से एक है। चलिए अगला प्रश्न है, हु गिव महात्मा टाइटल टू गांधी जी। गांधी जी को महात्मा किसने बोला था, तो आपको पता होना चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा से संबोधित किया था। अच्छा, अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, है ना। अंतिम वायसराय देखो, अगर भारत के अंतिम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन था, और प्रथम गवर्नर जनरल भी भारत स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी माउंटबेटन था, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, मधुमलाई मधुमलाई कहाँ पे, तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया ना, तो पीटीआई के जो अध्यक्ष है वो अविक सरकार को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हंसी गैस का रासायनिक सूत्र क्या है ना, एक ऐसी गैस N2O, N2O जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है, और इसको सूंघने के बाद आपको हंसने का मन करता है। ठीक है, आप अगर नहीं चाहेंगे तो भी आपको हंसने में आएगी, और अगर आपने ज़्यादा सूंघ लिया तो आप बेहोश भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ट्राई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हार्मफुल होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसका उत्तर है राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर बसा हुआ था, और काफी डेवलप था उस टाइम पे, यहाँ पर ईंटों का प्रयोग किया गया था, नालियां चौड़ी थी, सड़क बनाए गए थे, काफी अच्छा विकसित देश यहाँ पर एक तरीके से था ये हड़प्पा, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है, टिम बर्नर्स-ली है ना, हु फाउंडेड वर्ल्ड वाइड वेब, WWW की खोज किसने की थी, तो ये थे टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, आप इनको याद रखिए। अगला प्रश्न है, यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस कहाँ पे है, तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोसाइटी कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है यूनेस्को में है, पेरिस में है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हार्डवेयर और ऑपरेटर के बीच लिंक कौन प्रदान करता है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 10 मार्च 1969 को 2800 की लागत के साथ भारत की संसद के अधिनियम तहत पर, अच्छा इसका आंसर थोड़ा सा अलग कर दिया गया। ठीक है, हार्डवेयर और ऑपरेटर के बीच का जो लिंक है ना वो सॉफ्टवेयर कराता है। ठीक है, तो इसका आंसर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, यहाँ पे आंसर कुछ अलग हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है, 2016 रेयर डिश डायनासोर फॉसिल्स वर फाउंड इन विच स्टेट, तो भारत के किस राज्य में दुर्लभ डायनासोर का अवशेष मिला था, तो वो था गुजरात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष देशों की संख्या क्या है, IMF में कितने देश शामिल है, तो वो 190 देश उसमें शामिल है, और UN में फिलहाल 193 देश शामिल हो चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी डिजाइनर का नेम बताना था, है ना। जो भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी हुई है स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के तट पर, तो वहां पर वो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी था उसको तैयार किसने किया था, तो वो थे राम वी सुतारी। ठीक है, इनके नाम को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कुली उपन्यास लेखक का नाम क्या है, तो मुल्क राज आनंद जी ने कुली उपन्यास नाम का उपन्यास का लिखा है। भारत की पहली कपास मिल कहाँ पर बनी थी, तो बॉम्बे बनी थी 1854 में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की थी, 1906 में। बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना यहाँ पे की थी। बंगाल का विभाजन करने का मकसद ही था हिंदू और मुस्लिम को अलग करना, जिसकी वजह से यहाँ पर मुस्लिम्स ने अपनी अलग स्थापना कर ली थी। चलिए अगला प्रश्न है, एक्सरे ऑप्टिकल यूवी स्पेक्ट्रल बैंड पर भारतीय खगोल विज्ञान का मिशन, और मिशन का नाम क्या है, तो वो है एट्रोसैट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मिजो नेशनल फ्रंट फाउंडर नेम कौन सा है ना, मिजो नेशनल फ्रंट फाउंडर का नाम क्या है, तो वह है लाल डेंगा। ठीक है, लाल डेंगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक देश में 20 लड़के एक गुफा में फंस गए थे, वह देश कौन सा था ना, काफी ज्यादा फेमस चर्चा में रहा था ये, थाईलैंड था। गुफा में 20 लड़के फंस गए थे,
और एक्चुअली फंसे क्या थे वो लोग, वहाँ पिकनिक के लिए गए थे और तभी समुद्र का जल का स्तर बढ़ गया और वो उसी में फंसे रह गए। चलिए अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम जो है ना वो केरल संबंधित है। कथकली भी यहीं का एक अपना नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के लिए मार्ग लेखक बताना है आपको। भारत के लिए मार्ग लेखक, तो उसका नाम क्या होगा? एडवर्ड मार्गन फोस्टर। चलिए अगला प्रश्न है, द लिटिल बैलेंस बुक लेखक किसने लिखी थी? तो गैलीलियो गैलीली ने इसको लिखा था। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। देखो फंडामेंटल राइट से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं ना वो सभी महत्वपूर्ण होते हैं। फंडामेंटल राइट 14 से लेकर के यहाँ 32 तक जनरली होता है। ठीक है, उसके अंदर जितने भी आपके अनुच्छेद हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 को हटा करके 31 को हटा करके 32 को। ठीक है, तो ये सभी के सभी जितने भी आर्टिकल हैं ना वो फंडामेंटल राइट से संबंधित है, उनको जरूर आप पढ़ लें। अगला प्रश्न है, व्हाट इज बंगाल गजट? बंगाल गजट क्या था? तो अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में समुद्र तट को कितने ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिए गए हैं? तो 8 ऐसे समुद्र तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। अगला प्रश्न है, गोवा सीएम 2018 के कौन थे? 2018 में मनोहर पर्रिकर यहाँ के सीएम थे। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई जो थी वो किसके साथ लड़ी गई थी? तो देखो 1526 में सबसे पहली बार बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में इस लड़ाई को लड़ा गया था, जिसमें बाबर की सेना जीत गई थी। और सेनाओं के बीच 21 अप्रैल 1526 को लड़ाई यह लड़ी गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा यहाँ पे किया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था कब? अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और ये आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। इसके बाद ही उन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो आंड्रू अजोले हैं यहाँ के महानिदेशक। पहले आरबीआई गवर्नर सर ऑब्सबर्न स्मिथ थे, है ना। भारत में जो पहला जब आरबीआई बना था तो उसके गवर्नर कौन थे? सर ऑब्सबर्न और स्मिथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण। तो न्यूक्लियर टेस्ट भारत के द्वारा टेस्ट किया गया था पहली बार, दूसरी बार 1998 में किया गया था। तो सबसे पहली बार कब किया गया था? तो उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था पोखरण में। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इसका नाम रखा गया था। पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था तो वो था नाम स्माइलिंग बुद्धा 1974। ठीक है, एनजीटी स्टैब्लिश ईयर, है ना। एनजीटी को कब स्टैब्लिश? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भारत में इसको स्थापना 2010 में की गई थी। काफी इंपोर्टेंट है, पर्यावरण से संबंधित कंसर्न को ये ध्यान में रखती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय विकास कौशल कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें युवाओं को कुशल बनाने का कार्यभार इसकी तरफ से फ्री में किया जाता रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है सुनील अरोरा, है ना, आप इनको याद रखें। चलिए अगला प्रश्न है, आफ्टर दांडी मार्च विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड? दांडी मार्च जब गांधी जी ने शुरुआत की थी तो आपको पता होना चाहिए था कि उन्होंने जिसको शुरुआत की थी नमक को, मतलब जो टैक्स लग रहा था नमक बनाने के लिए, नमक खाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए था ना। तो दांडी मार्च के बाद वहां पे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, जिससे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव भारत में कौन सा राज्य है? तो नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा ओएमआर का पूर्ण रूप क्या था? देखो पहले जब ऑनलाइन टेस्ट नहीं हुआ करता था तो ऑफलाइन वाले टेस्ट में गोला भरना पड़ता था। तो गोला जो भरने वाली जो सीट हुआ करती थी ना उसे कहते हैं ओएमआर। ओएमआर का जो फुल फॉर्म होता है वो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, इसलिए इसे ऑप्टिकल मार्क रीडिंग भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में ही आ गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायती राज का अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 से संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया था, जिसका शीर्षक था पंचायत। तो पंचायतों को शामिल किया गया था यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो इसको आपको याद रखना चाहिए। इसके भीतर 29 विषयों को शामिल किया गया है और 11वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पंचायतों से संबंधित ये अनुच्छेद हो गया। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
चलिए अगला प्रश्न है 2020 में पश्चिम बंगाल में आया चक्रवात का नाम क्या था? अभी हाल ही में आया था जिसका नाम था अम्फान। ये याद रखें, काफी लोगों की जान चली गई थी। चलिए अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? तो यहाँ पर मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। और चलिए अगला प्रश्न है रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों के नाम के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप जरूर देखें क्योंकि वहां से देखना आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? नेशनल कान्हा पार्क। तो ये देखो भाई मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में है और वहीं पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का टीचर कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, चाणक्य थे, ठीक है। चाणक्य ने यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षित किया था। चलिए अगला क्या है? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 80। तो इस तरीके से अनुच्छेद 18 में ये हो गया कि जो भी टाइटल पहले दिया जाता था जैसे महाराजा धीराज, ठीक है, तो इस तरह के जो टाइटल थे उनको हटा दिया गया। अब देखो टाइटल नहीं दिया, जैसे भारत रत्न का अवार्ड दिया जाता है तो उसमें कोई टाइटल नहीं दिया जाता, एक तरीके से अवार्ड बस दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं बुध का अयस्क क्या है ना। बुध मरकरी, मरकरी का है ना, बुध यहाँ पे लिख दिया गया है, जो कि बुध नहीं है, मरकरी, मर्क्यूरी की बात की गई है। जो मेटल होता है उसका जो अयस्क होता है वो होता है सिनेबार, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है प्रिंटर की गति कैसे मापी जाती है? तो प्रिंटर जो होता है प्रिंटिंग करने के काम में आता है और इसकी गति मापने का यहाँ पर अलग सा एक क्राइटेरिया होता है जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया कैरेक्टर पर मिनट, एक तरीके से ये नापा जाता है। दूसरा होता है अगर लाइन प्रिंटर वाला तो लाइन पर मिनट के हिसाब से नाप सकता है। और इसके अलावा मॉडर्न जो प्रिंटर होते हैं उसमें पेज पर मिनट के हिसाब से नापा जाता है पीपीएम में। तो ये 3 तरीके से इनको मेजर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न ग्रेट बैरियर रीफ से है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है ना? तो ये देखो ऑस्ट्रेलिया में है। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया का जब मैप देखोगे तो उसके जो पूर्वी साइड में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में अगर देखोगे तो वहाँ पे कोरल से बना हुआ एक पूरा का पूरा आइलैंड है और उसी को बोला जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। इंडिया में भी कोरल से बना हुआ एक आइलैंड है जिसका नाम है लक्षद्वीप, जो कि केरल के तट के सामने आपको दिखाई देगा। गांधी शांति पुरस्कार 2018 में दिया गया था किसे? योहवी सासाकावा को दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किसने जीता है अब तक? तो है माइकल फेल्प्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के तैराकी में 23 पदक ये जीत चुके हैं। अगला है सोडा वाटर में गैस कौन सी गैस होती है? तो सोडा वाटर की बात करें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, इसलिए ज्यादा नहीं पीना चाहिए, बहुत हानिकारक है। चलिए अगला है एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडियन इंडेक्स में किस संगठन द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो ये विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये बताया जाता है किसी देश में बिजनेस करना के लिए सहूलियत जो है वो कितनी अच्छी है ना। इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो अप्रोक्स 80 के आसपास आ जाती है। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना जो था योजना आयोग को हटा करके किया गया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया काराकोरम दर्रा स्थित है ना। काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? तो ये भारत और चीन के बीच में काराकोरम रेंज है, वहीं पर ये स्थित है। 5540 मीटर की ऊंचाई इसकी है। चलिए अगला प्रश्न है पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का उप विजेता कौन था? तो डोमिनिक थिएम थे उप विजेता का नाम ये है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म होता है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, ठीक है, जो घरों में सिलेंडर यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहली बार सबसे पहले भारत में गांधी जी ने यहाँ पर 19 अप्रैल 1917 को बिहार में चंपारण सत्याग्रह किया था यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है ये मंदिर। चलिए नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ का आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड नेशन आदर्श वाक्य सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसके द्वारा ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पर 2030 तक बनाया गया है जिसके तहत कुल 17 गोल दिए गए हैं और उनको अचीव करने का कार्य हर देश को करना है। अच्छा बीएसई यानी एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, है ना। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। दिवस से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, आप इन्हें याद रखें। कल्पना चावला की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? तो जीन पियरे हैरिसन के द्वारा इनकी जीवनी को
लिखा गया। दक्षिणी ध्रुव को पार करने वाली पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो ये थी अपर्णा कुमार, ठीक है, जो अंटार्कटिका में स्थित दुनिया का सबसे दक्षिण बिंदु दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला पुलिस सेवा और आईटी अधिकारी बन चुकी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि जिला न्यायालय के अंतर्गत आता है। जिला न्यायालय के अंतर्गत क्या आता है? देखो, भारत में राज्य सरकार भारत के जिला न्यायालय की स्थापना भारत में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक से अधिक जिलों के लिए मामलों की संख्या को दर्शाता है, जिसमें जिले में जनसंख्या वितरण को ध्यान में रखकर उसकी, तो हर एक जिलों में एक जिला न्यायालय होता है। वो जिला न्यायालय एक से अधिक जिलों के लिए भी हो सकता है अगर जनसंख्या कम रहती है तो। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1818 में 1974 को हुआ था। ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस विटामिन विटामिन ईस्ट में मौजूद होता है? तो ईस्ट कहाँ पर, ईस्ट में कौन सी विटामिन मौजूद होती है? तो आपको पता होना चाहिए बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो होती है वो ईस्ट में मौजूद होती है। यहाँ पे लिखा गया कि दीफू पास है ना, दीफू दर्रा कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। दर्रों से आते हैं क्वेश्चन। दीफू दर्रा यानी कि पास जो होते हैं वो नदियों के द्वारा बनाने की वजह से बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हैप्पीनेस इंडेक्स किस वर्ष शुरू किया गया था, है ना? तो हैप्पीनेस इंडेक्स भी जारी किया था कि विश्व के खुशहाल देशों में से भारत की जो रैंकिंग है लगभग 130-31 ऐसे रहती है। और वहीं दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की बात करें तो डेनमार्क हो गया, है ना, और नीदरलैंड हो गया, यहाँ पर इनकी रैंकिंग पहली आती रहती है। 2011 में इनको शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है? तो ओएनजीसी, है ना। ओएनजीसी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा गैस रिजर्व कौन सा है? तो दुनिया में सबसे बड़ा गैस रिजर्व कौन सा है? तो ये रूस है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 में भारत की इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था। चलिए अगला प्रश्न है, ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में किया गया था? तो इसको किया गया था केरल में। ईवीएम का प्रयोग कहाँ पे किया गया था? केरल में किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है ये, तो पहले केरल में किया गया था। बैटल ऑफ प्लेसी अकर्ड इन, है ना। प्लासी का जो युद्ध था काफी निर्णायक युद्ध था। ब्रिटिशर्स को भारत में पनाह लेने के लिए ये युद्ध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था जिसकी वजह से पूरी तरीके से वो इंडिया पे हावी हो गए थे। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 को ये हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर रैम स्थित है। मदरबोर्ड कहाँ स्थित है? तो ये मदरबोर्ड में होता है रैम, और इसका जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो हर्ष चरित्र जो है वो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है, दूती चंद 100 मीटर रेस में रिकॉर्ड क्या है उनका? तो 11.22 सेकेंड की दौड़ थी इनकी, ठीक है। अगला प्रश्न है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बदरुद्दीन तैयब जी थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया योजना शुरू की गई थी। डिजिटल इंडिया योजना 2015 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी, जिसके द्वारा डिजिटलीकरण को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। NH3 भारत के किन राज्यों से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से NH3 नेशनल हाईवे 3 जो है वो गुजरता है। चलिए अगला प्रश्न है, इसरो का चंद्रयान 1 से संबंध टूट गया था 21 अगस्त 2009 में ही, है ना। तो वो तो खत्म हो गया था 2009 में। इसके लिए चंद्रयान 2 भी भेजा गया था जो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। उसका जो लैंडर था वो लैंडिंग करते वक्त क्रैश कर गया था। फिलहाल चंद्रयान 3 की तैयारी चल रही है और इस बार कुछ अच्छा करने का मौका जरूर मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कैबिनेट मंत्री की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। ये आपको जानना है। ATF क्या लिखा है? FTF का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कौन है? तो शिवदास मीना जी इसके चेयरमैन है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर राष्ट्रीय हरित क्रांति अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल जी हैं, है ना। तो इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा धूपगढ़ इज इन, धूपगढ़ की बात की गई, धूपगढ़ कहाँ पर है ना? आपको क्या पता है? धूपगढ़ पता है? सतपुड़ा रेंज में है यहाँ पर माउंट धूपगढ़। और धूपगढ़ महादेव हिल्स की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत में सबसे ऊंचा स्थान है। चलिए अगला प्रश्न है, आरबीआई पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ब्रांड एम्बेसडर कौन था? तो आरबीआई को कौन यहाँ पर
आरबीआई के पब्लिक एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है अमिताभ बच्चन जी को यहाँ पर बनाया दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, रानी पद्मावती किसकी रानी थी? तो रानी पद्मावती जो थी चित्तौड़गढ़ की रानी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश शेयर करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत के साथ जितने भी राज्य हैं उन सब में सबसे अधिक जो बॉर्डर शेयर करता है वो कौन करता है? बांग्लादेश करता है। अगला प्रश्न, कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो कार्बन देखो नंबर पे 6 नंबर पे आता है, तो 2 पहले ऑर्बिट में हो जाएंगे और 4 जो होगा वो दूसरे ऑर्बिट में। तो लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है, तो यहाँ पे कार्बन की 4 संयोजकता हो जाएगी। अगला प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ एडीबी एंड एआईआईबी। तो एडीबी होता है एशियन डेवलपमेंट और एआईआईबी जो होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया जा रहा है, एडीबी या एआईआईबी का पूर्ण रूप क्या है? एशियन डेवलपमेंट इसका पूर्ण रूप होता है, वो मैंने पहले ही बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, विजयनगर एम्पायर वॉज इन, विजयनगर साम्राज्य कहाँ पर था? तो देखो विजयनगर साम्राज्य था तो हम्पी में था, जिसकी राजधानी थी विजयनगर, और हम्पी के चारों ओर अपनी राजधानी बनाई थी, इसे विजयनगर कहा जाता था। ठीक है। तो ये कुल मैंने 145 प्रश्न आपको करा दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न सभी अच्छे लगे होंगे और आप काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे इन प्रश्नों को। और अगर आपको इन प्रश्नों से फ़ायदा मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको इसको लाइक कर देना चाहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना चाहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आप लाइक करते हैं डेफिनेटली मेरा मोटिवेशन हाई होता है, बहुत अच्छे व्यूज अगर आते हैं तो और भी इस तरह के मोटिवेशनल काम करने का मन करता है आपके लिए, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एक आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो उस तरह के प्रश्नों को यहाँ पर कराएंगे हम। और जीके का डोज जो एक रोज है वो जो डेली चलता है 2 बजे वो प्रीमियर होता है, आप उसे जरूर देखा करें। ये जो मेरी वीडियो है ना वो 7 बजे शाम को प्रीमियर होती है, तो आप 7 बजे या फिर दिन में कभी भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक उम्मीद जरूर करूंगा, जब भी देखें तो लाइक जरूर कर दें, है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।